हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ आपको भी नहीं हुई होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हो। और उससे भी ऊपर मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पर हमारा एक डाउट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे कहीं पर भी मैसेज लिख सकते हो। मैं हमेशा आपका आंसर जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो मैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ कि अगर आप वेक्टर्स को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको वेक्टर्स जो है वो एक सीक्वेंस में करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग से करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं बोल रहा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये बेसिक का काम करने वाला है। ये पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसका बेसिक जरूर आपको देखना चाहिए। मैं जस्ट ब्रीफिंग कर देता हूँ। बेसिक सिर्फ ये है कि क्रॉस क्या होती है, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका डायरेक्शन का भी राइट हैंड थंब रूल होता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे, ये आपको पता होने चाहिए। और लास्ट में एक एप्लीकेशंस थी और किस तरह से हमने यूज़ करना है क्रॉस प्रोडक्ट को। अब इतनी सी बात है, ये 2 पेजेस हैं, ठीक है। बट इसको करने में काफ़ी टाइम लगा। अब जो हमने टाइम लगाया उसका हमें अब फ्रूट भी मिलने लगा है। हमने एग्जाम्पल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया और आज की वीडियो में भी हमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 22 के जैसा है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट क्रॉस करनी है और उसका मैग्नीट्यूड करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर को लिख लेते हैं। ए वेक्टर कितना है हमारा, आई माइनस 7j प्लस 7k। और बी वेक्टर कितना है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। नाउ ए क्रॉस बी। अब जस्ट पहला क्वेश्चन है तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ हमें क्या करना है। हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई जे के। 1 माइनस 7 7, बी के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 2 2। तो अब हमें क्या करना है, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो इसको हमें रो 1 से एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास कितना आएगा, ये एक हिसाब से डिटर्मिनेंट की भी आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। तो हमें क्या करना है, रो 1 में सबसे पहले है आई, ठीक है। तो आई को लिख लेते हैं, उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। -7 7 -2 +2। उसके बाद यहाँ माइनस होता है, फिर जे। अब जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो 1 3 7 2 प्लस के कैप। अब के वाली रो और के वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। 1 3 -7 -2। अब जस्ट हमें लिख लिया। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर कितना आएगा, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे, -14 माइनस इसको इससे करेंगे तो अगेन -14। माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना। 1 को 2 से किया 2 माइनस 3 7 21 प्लस के कैप। 1 को -2 से किया -2 माइनस 7 को -3 को -7 से किया -21। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी। आई यहाँ पर कितना आएगा, -14 + 14 माइनस जे, यहाँ पर आएगा -19 प्लस के।
तो -2 + 21। तो A क्रॉस B की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, ये कट हो गया तो 0i + 19j + 19k। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 0, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 + 361। तो इसका आंसर फिर कितना आ गया 722। तो अगर वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर्स जो हैं वो बना लेते हैं। तो 2 3 6, 2 6 2 1। अब ये तो 19 का स्क्वायर ही है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 19 × 19 √। अब ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की फाइनल वैल्यू है, और हमारा आंसर परफेक्टली NCERT से मैच भी कर रहा है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट क्रॉस की है, उसको जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना था तो वो कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 23 के जैसा है, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पहले बोल चुका हूँ, लिख के ले लो, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a = 3i + 2j + 2k एंड b = i + 2j - 2k। तो दो वेक्टर गिवन है, तो बेसिकली हमें एक वेक्टर निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है बेसिकली, जो a + b और a - b दोनों के परपेंडिकुलर हो। और हमने ये डॉट में सीखा था, ये जो n कैप होता है ना, ये a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ में लिखा भी हुआ है कि a क्रॉस b का जो भी आंसर होता है वो वेक्टर होता है। मतलब a क्रॉस b खुद एक वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर मैं a + b निकाल लूँ और a - b निकाल लूँ और इन दोनों की क्रॉस कर दूँ, तो ये जो वेक्टर है एक नया, ये जो वेक्टर है ये a + b और a - b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, मुझे जस्ट एक दोनों वेक्टर निकालने a + b और a - b और उनकी क्रॉस कर देनी है, बस इतना सा काम है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले a वेक्टर को लिखते हैं, लेट a वेक्टर 3i + 2j + 2k एंड b वेक्टर को भी लिख लो, कितना है i + 2j - 2k। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, a + b वेक्टर, ठीक है। तो a + b को कैसे फाइंड करेंगे आपको पता ही है, a + b वेक्टर, i में हम i को ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 है वहाँ पर 1 है, i कैप, यहाँ पर 2 वहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 वहाँ पर -2 k कैप। तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई 4i 4j 0k कैप, ठीक है। अब इसके बाद a - b, तो a कितना है 3i + 2j + 2k माइनस i + 2j - 2k। तो विच एम्प्लाइज a - b कितना आएगा 3, वहाँ पर कितना है -1 i कैप, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 j कैप, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर कितना है -2 k कैप। तो विच एम्प्लाइज a - b वेक्टर कितना आया, यहाँ पर कितना आएगा 2i + 0j
ये 4k। तो a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी क्रॉस करनी है। तो विच एम्प्लाइज a प्लस बी की क्रॉस करनी है मुझे a माइनस बी से। तो मेरे पास कितना आएगा, i j k। ये कितना है, 4 4 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये पहले क्यों लिया, ये पहले ले लेते। आप ले सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एग्जाम्पल्स में भी दे चुका हूँ, यहाँ पर भी आपको बता दूंगा दोबारा से। तो 2 0 4। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता ही है, हमारे सेम से वही स्टेप, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो रो 1 से हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो विच एम्प्लाइज ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू आई। तो हम क्या करेंगे, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 4 0 0 4। बाद में माइनस जे आएगा। अब जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 4 2 0 4 प्लस के कैप। तो के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो 4 2 4 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही स्टेप हमारे जाने पहचाने, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी कितना आएगा, आई 4 4 ज़ा 16 माइनस 0, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 को 0 से किया 0, 4 0 0 माइनस 2 4 ज़ा 8। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी वैल्यू कितनी आ गई, i के अंदर 16 है, j के अंदर भी 16 है, k के अंदर -8 है। तो फाइनल आंसर लिखें एक बार, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी कितना आ गया, 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब देखो ये हमें एक वेक्टर मिल गया है, देखो ये एक नया वेक्टर मिल गया जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अगर आप इस वेक्टर की डॉट इसके साथ करो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 आनी चाहिए। 16 4 ज़ा 64, माइनस 16 4 ज़ा माइनस 64, 8 को 0 से किया 0 तो 0 ही आएगा। सेम वे से आप इससे भी चेक कर सकते हो, बट वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब ये हमें एक वेक्टर मिल गया, बट हमें चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, हमने इसको ना बार बार लिखना ना पड़े, इसको a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी को, तो मैंने इसको एक अलग से नेम दे दिया c। अब जो c वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है a प्लस बी के भी, a माइनस बी के भी। वैसे तो हमारा क्वेश्चन खत्म है, बट हमारे क्वेश्चन में हमें वेक्टर नहीं पूछा गया, हमारे क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर पूछा गया। तो इस बात का पेपर में भी ध्यान रखोगे। तो हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है, और यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो आपको याद होगा। अगर कोई वेक्टर ए गिवन है तो उसका हम यूनिट वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं, तो वही हम यहां पर करने वाले हैं। नाउ यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में मुझे निकालना है, जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब c वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर is given by c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर बाय c का मैग्नीट्यूड। अब c वेक्टर आपके सामने है, तो नाउ c वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर होता है
256 प्लस 256 प्लस 64। तो अगर आप इसको ऐड करोगे 16 7 17 576। अब ये बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 24, ये मुझे पता था तो ये 24 आ गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा, सी वेक्टर बाय सी का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा और परफेक्टली मैच करने के लिए इसको ऐसे लिख लो 16/24 आई कैप, 16/24 जे कैप, 8/24 की कैप। इसको कट कर देते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर 3। तो हमारा यूनिट वेक्टर कितना आ गया, 2/3 आई कैप, 2/3 जे कैप, -1/3 के कैप। ठीक है, बट अगर आप अपना आंसर देखो, ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसके और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट अगर आप आंसर मैच करने जाओगे तो आपका आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा। अब देखो ऐसा क्यों है, आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 23 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये दो तरह से हो सकते हैं। आपको पता है क्रॉस में क्या होता है, देखो क्रॉस में क्या होता है, ऊपर भी एक वेक्टर है जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है, नीचे भी वेक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने a प्लस बी ए प्लस बी का क्रॉस a माइनस बी से किया है, और अगर बाय चांस मैं a माइनस बी का क्रॉस a प्लस बी से कर दूं तो मुझे एक उल्टा वेक्टर मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो वही एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी जो आपको एग्जाम्पल में दी थी कि माइनस सी भी, जैसे ये सी कैप है ना, तो माइनस सी कैप बिल्कुल इसके रिवर्स होगा, वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा मगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के। बट इन दैट केस हमें इससे उल्टी क्रॉस लेनी पड़ेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, यहाँ पर ए माइनस बी पहले ए प्लस बी बाद में है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस सी का मैंने वेक्टर निकाला तो वो जस्ट माइनस का डिफरेंस आ गया, तो बोथ सी एंड माइनस सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि ये यूनिट वेक्टर है या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग बोथ आंसर्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे लिख लो +-2/3 आई कैप, यहाँ माइनस पहले प्लस बाद में, माइनस प्लस 2/3 जे कैप, यहाँ माइनस पहले है प्लस बाद में है 1/3 के कैप। तो ये हमारा आंसर भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ये वाला ये भी एक्यूरेट है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था और इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और NCERT में बाय चांस आंसर भी 2 दिए गए हैं, तो इसलिए वो एक्सप्लेनेशन आपको लगेगा नहीं कि मैं फालतू करवा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी काम की है। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट हमने a प्लस बी और a माइनस बी के वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना था, तो जस्ट इनको क्रॉस कर दो। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए 2a प्लस 3b 3a माइनस 2b, इनके परपेंडिकुलर निकालना है तो वो दोनों वेक्टर निकाल के उनकी क्रॉस निकाल देना बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से करना है। अभी इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे 2-3 बातें आपसे करनी है कि इस क्वेश्चन को करवाने का डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट मेथड है। कुछ टीचर्स इसको डायरेक्शन कोसाइन से जोड़ के करवा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ टीचर्स इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं आपको वो वाला मेथड करवाऊंगा जो इजी हो, सब उसको डाइजेस्ट भी कर पाएँ, और हमें कुछ ये ना लगे कि हम क्रैमिंग कर रहे हैं कि हमें इसमें डायरेक्शन कोसाइंस ही लगाने हैं या हमें इसमें क्रॉस ही लगानी है, ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज कि ये क्वेश्चन 10.4 में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को
मतलब कि बस बिना मतलब के ही क्रॉस से ही करेंगे। मैंने आपको बताया था क्रॉस की बेसिक्स वाली वीडियो में भी कि जब हमें एंगल फाइंड करना होगा, एंगल जो है वो हम क्रॉस से भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल जो है वो हम डॉट से भी फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इससे करना ज़्यादा आपके लिए इजी है। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका। तो यहाँ पर डॉट करना और जस्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम इजी तरीके से कर सकते हैं उसको हम बिना मतलब के क्रॉस से या मुश्किल वे से क्यों करें। तो मैं आपको वही करवाने, क्योंकि देखो पेपर में कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आएगा कि इसको क्रॉस से करो। अगर क्रॉस का साइन है तो क्रॉस करेंगे, अगर डॉट का साइन है तो डॉट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जो मर्जी कर लो, जहां पर हमें ठीक लगेगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 मतलब 60 डिग्री विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन acute एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हैंस कंपोनेंट्स ऑफ ए। अभी आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा, अब से 5-10 मिनट बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। देखो सबसे पहले ना ए एक यूनिट वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं xi yj z के, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन क्रैमिंग नहीं करवाना चाहता कि क्रैम कर लो। तो ये लेट ए इज इक्वल टू, ये वेक्टर है बी एनी यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है विच एम्प्लाइज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। अब उसके बाद जस्ट आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बात। अब देखो जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि हमें थीटा एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वो तो यहाँ पर भी लिखा, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है। आल्सो वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए, यहाँ पर भी लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइंड करो। मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है कि हमें वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। अगर हमें एक्स वाई जेड मिल जाएंगे मतलब हमें ए वेक्टर मिल जाएगा, तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्रॉस में जाने की बजाय हम डॉट में जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स में, ये भी एक वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर दो वेक्टर्स में एंगल π/3 है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, विच एम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कॉस π/3। अब मैं क्रॉस में क्यों नहीं गया, देखो क्रॉस में हमें एक साथ में ये वेक्टर भी लिखना पड़ता, राइट हैंड थंब रूल भी लिखना पड़ता, और आपको तो पता ही है कि डॉट एक स्केलर प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू लिखते हैं xi प्लस yj z की, कि मुझे डॉट करनी है आई के साथ। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री। अब कॉस 60 कितना होता है ये सब कुछ आपको पता है, कितना 1/2। अब जस्ट आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, यूजिंग 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 है एंड आई इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज आई का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1। वैसे ये मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ आपको पेपर में थोड़ी लिखना है, आपको जस्ट ये और ये लिखना है बस। ठीक है, अब डॉट करते हैं। अब देखो डॉट कितनी ईजी है, आई को जस्ट आई के साथ करना है, एक्स आई को आई से करेंगे तो एक्स आएगा साथ में 1, आई डॉट आई 1 होता है, आई की जे के आई के साथ, के की आई के साथ, सभी के साथ डॉट कितनी होगी 0, ये आपको पता है। अब देख सकते हो आई डॉट जे डॉट के, मतलब इसलिए मैं डॉट करवाता हूँ। अगर हम यहाँ क्रॉस लिखते तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो फाइंड ही करना पड़ता, तो कितना ईजी है। ठीक है, तो 1/2
तो देख लो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ भी गई कितनी, 1/2। अब सेम पैटर्न पर हम, जैसे हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो निकाली है, सेम उसी पैटर्न पर हम π/4 और j से भी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। अब देखो सेम मैंने वही लिखा है। अब डॉट को इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम क्रॉस में अभी हैं और आपको लग रहा है कि डॉट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए डॉट जे कैप, ए का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस π/4। अब फिर से xi yj zk की मुझे डॉट करनी है j के साथ। a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, j का मैग्नीट्यूड कितना है 1, cos π/4 कितना होता है 1/√2। अब यहाँ पर रीज़न भी लिख देता हूँ। अब देखो जस्ट आपके लिए लिखा है कि a का मैग्नीट्यूड भी 1 है और j एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो i की j के साथ डॉट 0, j की j के साथ 1 आएगी, मतलब यहाँ पर y और 1, k की j के साथ 0। तो 1 × 1 × 1/√2 मतलब 1/√2। तो y की वैल्यू भी हमारी आ गई, क्योंकि ये दोनों एंगल हमें गिवन थे। अब तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है थीटा। तो उसके लिए ना जस्ट हम थोड़ा सा ग्राउंड बना लेते हैं। नाउ A makes acute angle theta with k कैप, ठीक है। तो वो भी एक बार लिख लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, सेम उसी पैटर्न पर। आप मेरे को बताओ आपको क्या मुश्किल लगा, a का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के बारे में हमें इतना पता कि वो एक्यूट एंगल है। तो xi yj zk। मुझे नहीं समझ आता कि इसको हमें क्रॉस से क्यों करना है, इतना इजी है। a का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, k का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। अब थीटा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ। a मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1। i की k के साथ डॉट 0, फिर 0, z के साथ 1, यहाँ पर 1 × 1 × 1 कॉस थीटा। तो z की वैल्यू कॉस थीटा आ गई, ठीक है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे z भी निकालना है, मुझे कॉस थीटा भी निकालना है। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, नाउ सिंस a इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk इज अ यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x के कॉफिशिएंट, सॉरी i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि x की वैल्यू 1/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, y की वैल्यू हम 1/√2 कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस z स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब इस अंडर रूट को ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट तो चला जाएगा, प्लस z स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज 1/4 प्लस 1/2 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। आप एलसीएम भी ले सकते हो, 2 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो विच एम्प्लाइज z स्क्वायर 2 4 6/8 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करो, इसको 6/8 को आप उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1 - 6/8, 8 - 6/8 दैट इज 2/8। अब ये कट हो जाएगा, तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आप मेरे को बताओ, 1/4।
तो विच एम्प्लाइज जेड की वैल्यू कितनी आ गई, +-1/4, दैट मीन्स +-1/2। अब यहाँ पर ना z की दो वैल्यूज़ हैं, बट यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कैसे? यूजिंग टू z इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो z मतलब एक बार है 1/2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू -1/2। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कॉस थीटा 1/2 कब होता है? 60 पर। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस 60 या π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया? π/3। अब सेम वे से यहाँ से भी कैलकुलेट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि कोई माइनस है, कुछ बच्चों को तो इसका आंसर डायरेक्टली पता होगा, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अब ऐसे लिख लेना, माइनस कॉस थीटा। माइनस को मैं इधर ले आया। अब आपको क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट पता है। देखो, क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट पता है, तो 180 पे नो चेंज होता है। तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 पे क्या होता है? नो चेंज। कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अब जो ये जो 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस π/3। अब वैसे इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करो, इसको भी पाई में लिख लो, पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से π/3 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो विच एम्प्लाइज थीटा को इधर ले आओ, पाई माइनस π/3 मतलब 3 माइनस π/3 मतलब 2 मतलब थीटा कितना आ गया? 2 और 120 डिग्री, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये 90 से बड़ा है। देयरफॉर रिजेक्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि मेकिंग एन एंगल एक्यूट एंगल थीटा, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? π/3। आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑल्सो यूजिंग टू z इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वैसे तो z की वैल्यू आ चुकी है, जस्ट π/3, और π/3 कितना होता है? 1/2। तो z की दो वैल्यूज़ थी। अब उसमें से ये वाली वैल्यू जो है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, रिजेक्टेड है, क्योंकि इससे हमें बड़ा एंगल मिल रहा है, हमें अक्यूट एंगल चाहिए। तो देयरफॉर हमारे दोनों थीटा इज इक्वल टू π/3 और कंपोनेंट्स xi yj z के वो भी आ चुके हैं। तो ए वेक्टर कितना आ गया? 1/2 i कैप, 1/√2 j कैप, 1/2 k कैप। तो ये भी हमें मिल गया। तो ये हमारे क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखो लो, ये क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से टीचर्स इसको डायरेक्शन कोसाइंस वाले मेथड से करवा रहे हैं। वो मेथड भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। कुछ टीचर्स तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करवा रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो मेथड मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि क्रॉस थोड़ी सी मुश्किल है डॉट से, क्योंकि उसमें वेक्टर मिलता है, यहाँ पर हमें स्केलर मिलता है। करवाने को मैं भी आपको डायरेक्शन को साइन से करवा सकता हूँ। मैंने आपको डॉट में एक फॉर्मूला भी दिया था कि एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस। मतलब इस यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा की वैल्यू है π/3, बीटा की वैल्यू है π/4, गामा मतलब थीटा। तो यहाँ से मेरे पास ये दो वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, मतलब x की, जो इसको मैंने x माना है, और y की। ये चाहिए तो इसको भी उसी मेथड से निकाल लूँगा। इसमें मुझे जस्ट थोड़ा सा बेसिक आपको समझाना पड़ता, ये बहुत मुझे इजी लगा, तो मैंने ये वाला मेथड फॉलो कर लिया। ए यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, हमें कंपोनेंट एक्स वाई जेड चाहिए और थीटा चाहिए, तो इसकी डॉट मैंने निकाल ली।
क्रॉस निकालता तो वेक्टर मिलता, डॉट निकाले तो स्केलर मिला। बहुत ईजी है। ये भी वन इसकी वैल्यू पता थी तो एक्स की वैल्यू आ गई। सेम वे से वाई की वैल्यू। उसके बाद जस्ट हमने जेड को भी देखने की कोशिश की, वो कॉस थीटा आ गया। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर है, एक्स और वाई की वैल्यू पता है, तो मैंने जेड की वैल्यू निकाल ली। अब जेड की वैल्यू प्लस और माइनस में आ गई, तो मैंने आपको दोनों निकाल के दिखा दिया कि ये अपट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि वो एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए मैंने थीटा की वैल्यू ये वाली रख ली और जेड की वैल्यू भी 1/2 उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन के क्या ही कहने, इतना इजी क्वेश्चन है कि हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो साइड लेफ्ट हैंड साइड है इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, a माइनस बी, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर तो गिवन नहीं है, हमें जस्ट क्रॉस को ही इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें वेक्टर्स गिवन होते तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता। अभी तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्रॉस कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लॉ आपको पता है, तो a को पहले a से क्रॉस करेंगे, फिर a को b से क्रॉस करेंगे, ठीक है। माइनस b को a से क्रॉस करेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखना, माइनस b को b के साथ क्रॉस करेंगे। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये सारा क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। अब a क्रॉस a, बट आपको पता है a क्रॉस a या b क्रॉस b सेम सेम में एंगल ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ज़ीरो प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस ज़ीरो। अब देखो हम अपने आंसर के काफ़ी पास हैं। अब ये वाली देखो, जब भी हम इस वेक्टर को उल्टा करते हैं तो माइनस साइन आता है, ठीक है। तो नाउ आपको पता है b क्रॉस a को मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b के इक्वल, बट उसके साथ माइनस का साइन साथ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम वेक्टर को उल्टा करते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो a क्रॉस b, यहाँ पर माइनस माइनस a क्रॉस b। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया, 2 टाइम्स a क्रॉस b। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देयरफॉर a माइनस b की क्रॉस a प्लस b वेक्टर से हमने प्रूव कर दी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड, और इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। आप मेरे को बताओ आपको क्या परेशानी हुई है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमने ये दो कंसेप्ट लगाए, ये सब कुछ हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो है ये बहुत ईजी है। फाइंड लैम्डा एंड, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। साइंस स्टूडेंट्स को पता होता है, नॉन साइंस स्टूडेंट्स को नहीं पता। म्यू बोल लो, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको यू बोल लेना, जो मर्जी बोलो, ये कांस्टेंट ही है या स्केलर ही है। तो फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k की क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। अगर इन दोनों की क्रॉस जीरो वेक्टर की इक्वल है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर दो। तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो लेट 2i प्लस 6j प्लस 27k, जो उन्होंने बोला हम वही करेंगे। i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स की हमें क्रॉस करनी हो तो कैसे करते हैं, i j k। अब पहले ये वेक्टर है 2 6 27, यहाँ 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो इनको कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। तो इसको रो वन से हम ऐसा करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले आई लिखेंगे और आई वाली रो और आई वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। 6 लैम्डा 27 म्यू माइनस उसके बाद जे। अब जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो 2 1 27 म्यू
प्लस के कैप। अब के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो 2 6 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर हमारा आने वाला है। अब देखो हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो 27 लैम्डा। अब इस माइनस को ना आप अंदर ले जाओ, इसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। 27 माइनस 2 म्यू, ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ये क्यों किया है ये आपको अभी पता लग जाएगा। अब ये एक ज़ीरो वेक्टर है, आपको पता है ज़ीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 0i 0j 0k, ठीक है। सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, ये आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, उसको पेपर में नहीं लिखना आपको। सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो आई के साथ 0, 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। ये प्लस प्लस के लिए मैंने ऐसा किया, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, बट बाद में फिर माइनस साइन लगेगा, तो वो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो उठा लो, मुझे लगता है कि यहाँ से म्यू की वैल्यू ज़्यादा ईजिली आ सकती है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा कितना आ गया 6/2, तो ये कट हो गया 3। तो मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 27/2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप मेरे को बताओ इसमें क्या मुश्किल लगा। उन्होंने हमें बोला कि क्रॉस इसकी 0 वेक्टर के इक्वल, मैंने 0 वेक्टर के इक्वल रखा, तो वहाँ से मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया कि वो दोनों इक्वल वेक्टर्स थे, तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 10.3 में भी किया था। उस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। मतलब ऐसा नहीं कि उसके जैसा है, बट थ्योरम टाइप क्वेश्चन इनको मैं बोलता हूँ कि आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। अगर डॉट 0 हो, अगर क्रॉस भी 0 है, तो आप वेक्टर ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो सब कुछ हम पहले ये कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं देखो, सबसे पहले लिखते हैं लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर डॉट 0 है, अगर डॉट 0 है, आपको पता है हमने डॉट में पढ़ा था, अगर ए 0 है तो भी डॉट 0 है, बी 0 है तो भी डॉट 0 है, अगर दोनों 0 हैं तो भी ये डॉट 0 है। और हमने ये भी सीखा था कि अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं और ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो भी मतलब कि जो हमारे डॉट जो है वो 0 आ सकती है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो जो भी डॉट 0 होने से जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं मैं वो लिखने की कोशिश करूंगा। आपको पता है डॉट का आंसर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से, अब इन दोनों से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, ईदर ए इज इक्वल टू 0, ये हमने डॉट की डेफिनेशन में किया है, और बी इज इक्वल टू 0 और बोथ, ये हमने डॉट में किया था, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको पता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों डॉट 0 हैं, देन आल्सो ए इज परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर। हम ये भी बोल सकते हैं तभी डॉट ज़ीरो होगी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा कितना होगा 90। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। तो जो भी पॉसिबल कंडीशंस थी मैंने वो लिखने की कोशिश की है। नाउ अब आपके क्वेश्चन में ए क्रॉस बी जो है ये भी ज़ीरो है। ए क्रॉस बी भी क्या है? ज़ीरो। इसको भी आप ऐसे लिख लो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हमारी जो क्रॉस है वो ज़ीरो है। अब क्रॉस की डेफिनेशन पे चलते हैं। अब सेम क्रॉस की डेफिनेशन भी कहती है कि अगर ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है तो क्रॉस क्या होगी? ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, ईदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। और क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी ज़ीरो है, आपके सामने ही है, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, अगर मतलब दोनों नॉन ज़ीरो हैं देन ए इज़ पैरेलल टू बी। आल्सो ए इज़, ये पैरेलल का साइन होता है, ए इज़ पैरेलल टू बी, ए इज़ पैरेलल टू बी। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180। मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा ज़ीरो होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ए, ये मान लो ए है और उसके ऊपर ही बी है, मतलब एंगल ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो होता है ना, तो क्रॉस ज़ीरो आती है। और अगर ए इधर है बी इधर है, ठीक है, ये बी है ये ए है, तो एंगल 180 है, वो साइन 180 भी कितना होता है? ज़ीरो। ये मैंने आपको बेसिक्स में करवाया था। तो यानी कि ये सभी पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो हमें ये देखना है कि हम ए और बी के बारे में श्योरली क्या कह सकते हैं कि ये पक्का चीज़ होगी। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इन वन सिनेरियो मतलब केस, एक केस में तो ए परपेंडिकुलर है एंड इन अनदर सिनेरियो ए इज पैरेलल टू बी। अब देखो दोनों चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब मान लो ये फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ए और ये बी है, तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, बट किसी भी सिचुएशन में ये पैरेलल नहीं होंगे। अब सेम वे से अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं तो किसी भी सिनेरियो का यूज़ करके ये ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी और तरीके से आ सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। मतलब विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही सिनेरियो में वेक्टर्स पैरेलल भी हैं, एक ही सिनेरियो में वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हैं। बट अगर मैं ये वाला केस लूँ, अगर मैं ये वाला केस लूँ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर मैं बी इज इक्वल टू ज़ीरो लूँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों ज़ीरो लूँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो मतलब ए और बी के बारे में ये मैं पक्का बोल सकता हूँ कि या तो ए ज़ीरो होगा या बी या बोथ। अब देखो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर ए ज़ीरो होगा तो डॉट भी ज़ीरो होगी, क्रॉस भी ज़ीरो होगी। अगर बी ज़ीरो होगा तो डॉट भी ज़ीरो होगी, क्रॉस भी ज़ीरो होगी, बाय देयर डेफिनेशन। ये उनकी डेफिनेशन ही बोलती हैं। तो देयरफॉर ईदर ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो और बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। पीछे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। आपको जिस तरह से ठीक लगे आप वो बोल सकते हो। तो ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, थ्योरम टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ इनको मैं, जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ए डॉट बी ज़ीरो है, ए क्रॉस बी ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो जो मैं बोल सकता था मैंने लिख लिया। अब ये पक्का नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर भी हैं पैरेलल भी हैं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी पॉसिबल नहीं है। तो श्योरली हमारे पास यही ऑप्शन बचती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।